हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियोस में हम आपके पास इंट्रोड्यूस कर चुके हैं आपके पास एनसीईआरटी बुक का 12th क्लास का तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक, इससे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया, उसका इंट्रोडक्शन, साथ में बताया आपके पास इक्वल मैट्रिक्स। ठीक, तो आज से जो हम पढ़ने वाले को से आपके पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके पास वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कुछ प्रकार आपके पास, ठीक, सिंपल से आपके पास होंगे। और इसमें एक जो प्रकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस पर आधारित पूरा का पूरा एक आपके पास चैप्टर आपके पास आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला डिटरमिनेंट आपके पास। ठीक, तो देखिए आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले आता है आपके पास रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो यानी पंक्ति और आपके पास स्तंभ आव्यूह। तो आपके पास रो मैट्रिक्स अलग है, इससे आपके पास लिख तो रो मैट्रिक्स यानी पास आपके पास हो गया पंक्ति आव्यूह, और वो आप स्तंभ आव्यूह यानी पास हो जाएगा पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। दोनों अलग अलग मैट्रिक्स आपके पास है। तो देखते हैं आपके पास ये होता है क्या आपके पास। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, देखो मान लो पास एफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज एनी गिवन मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या कोई दिया हुआ मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आपके पास, ये ऑर्डर को निर्मित करा। ठीक है, एम क्रॉस एन का अगर ये आपके पास कोई आव्यूह है तो ये आपके पास ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये एम क्रॉस एन का है तो इसमें एम क्या है आपके पास रो है, यानी इससे सीधे सीधे अर्थ है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो एन, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब इन संख्याओं पर ये जो एम और जो एन जो दो वैल्यूज़ हैं जो कि नेचुरल नंबर होने वाले हैं, इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अनुसार हम उसको कहेंगे या तो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। तो पहला कैसा होगा, देखो पहला आपके पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहलाएगा आपके पास ए, देखो ए इज रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स है तो हम नंबर ऑफ रो को लेंगे पास क्या, इफ एंड ओनली इफ एम इक्वल टू 1। अगर आपके पास आव्यूह ए जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उसमें अगर आपके पास एम की वैल्यू 1 हो जाए, यानी ये भी कह सकता हूँ, और आप लिखते हो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल टू यानी एम बराबर क्या हो जाए 1 हो जाए। अगर नंबर ऑफ रोज 1 हो जाए तो हमके पास ए क्या कहलाएगा उस टाइम पर, आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ये कंडीशन है कि ए क्या कहलाता है, कोई आव्यूह ए जो है वो आपके पास रो मैट्रिक्स यानी आपके पास पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। यही आपके पास में पंक्ति की संख्या क्या है, जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने कह दिया ए मैट्रिक्स था 1 3 5 7 9, ये इस प्रकार से। अब इसमें देखो तो एक ही पंक्ति पर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 और 5। ये जो हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं ये पंक्ति होता है, जो वर्टिकली होता है क्या होता है कॉलम। तो इसमें एक पंक्ति है और आपके पास कितने 5 कॉलम आपके पास, ये 1 क्रॉस 5 का एग्जाम्पल है। तो देखो आपके पास यहाँ पर क्योंकि पंक्तियों की संख्या केवल एक है तो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूँ कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, कॉलम मैट्रिक्स यानी हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह, तो ए आपके पास कहलाएगा ए इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक उल्टा, जैसे यहाँ पर पंक्तियों की संख्या आपके पास 1 था, वहाँ पर कॉलमों की संख्या यानी एन इक्वल टू क्या हो जाए 1। और आप ये भी कह सकते हो, ये कंडीशन आपके पास है। कई बार एक नंबर क्वेश्चन आता है कि भाई रो मैट्रिक्स कब होगा, कॉलम मैट्रिक्स कब होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते। ठीक है, इस केस में हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू जो एन होता है ये इक्वल टू क्या होता है, जैसे यहाँ पर m1 हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा n1। ऐसे इसके लिए एग्जाम्पल अगर मैं लिख सकता हूँ बी मैट्रिक्स, या भी ए ही लिख लेते हैं फिलहाल, मैंने कह दिया 1 3 और 5। अब इसको देखें तो 1 2 और 3 तो रो हैं पर कॉलम कितना एक है, नहीं हो गया 3 क्रॉस 1 का आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक आपके पास पहला जो टाइप है वो आ गया रो और कॉलम मैट्रिक्स। तो रो आपके पास आपको पता चल रहा है कि अगर आपके पास क्या हो रहा है कि रो की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो यानी जिसको हम एम से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, यानी केवल एक पंक्ति आ जाए
तो हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह, और ठीक उल्टा आपके पास अगर एक कॉलम आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपके पास पहले दो टाइप के पास रो एंड कॉलम मैट्रिक्स आपके पास है। ठीक, अब आपके पास है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। इसे हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज आव्यूह या और ऊर्ध्वाधर आव्यूह। वैसे कि बुक में नहीं है पर फिर भी आपको आना चाहिए, आपके पास सिंपल ही आ जाता कुछ में अपोजिट। देखो हाँ, तो इसी प्रकार से मेरे पास जैसे सेम उसमें आपके पास मान लो आपके पास एफ ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल एम क्रॉस एन इज गिवन मैट्रिक्स। मैंने कहा आपके पास मान लो कि ये आपके पास एक वर्ग एक आव्यूह दिया है जिसकी कोटि कितने लिखी है मैंने, ये इसका ऑर्डर आपके पास, ये क्या है ऑर्डर, यानी इसमें एम रोज होंगे और एन क्या होंगे कॉलम। ठीक है, तो उससे पहले देखो पास ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाएगा, देन ए इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब थोड़ा ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल मतलब इसे कहते हैं क्षैतिज। ठीक है, मतलब इस प्रकार मतलब जो इधर की ओर बढ़ता हो आपके पास। ठीक है, तो देखो बस अगर ये ऊर्ध्वाधर की अगर हम क्षैतिज की बात करते हैं एक होने के लिए, तो इसमें अनिवार्य रूप से इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए आपके पास पहले वाली कंडीशन देखो कि अगर वो क्या कहलाएगा क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन एन। यदि एम आपके पास जो वैल्यू है, सॉरी बस क्या होना चाहिए बस ठीक उल्टा आपके पास कि जो एन का जो मान होगा आपके पास, देखो क्षैतिज मतलब जो इस प्रकार से बढ़ने वाला बस। ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा क्षैतिज कहलाएगा यदि इसमें ठीक उल्टा आपके पास क्या होना चाहिए, एन की वैल्यू क्या हो जाए बड़ी हो जाए किससे, एम से, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज मतलब यानी आपके पास एन का जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एम से अधिक होनी चाहिए। अब देखो अगर ये हॉरिजॉन्टली दिखानी है आपके पास, तो देखो एग्जांपल के रूप मैंने कह दिया भाई ए इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 0 -5 3 और ये लिख दिया 2 1 7 एंड 6, ये बना दिया मैंने, ये एक आव्यूह बनाया। अब ये हॉरिजॉन्टली देखो इस ओर बढ़ रहा है, इस ओर, ऐसे में नहीं बढ़ रहा है, ये इस ओर बढ़ रहा है, मतलब इसमें कॉलम बढ़ते हुए जा रहे हैं पर पंक्तियाँ आपके पास क्या है कम है। देखो यानी अगर मैं बात करूँ कॉलम कितने हैं 4, जबकि पंक्ति कितनी 2, तो ये था 2 क्रॉस 4 का। जिस भी केस में अगर कहीं पर आपके पास किसी आपके पास आव्यूह में जो कॉलम की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से, यानी नंबर ऑफ कॉलम क्या है नंबर ऑफ रो से अधिक है, तो उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये इस हॉरिजॉन्टल की ओर बढ़ा है इधर की ओर। ठीक है, इस तरफ ज़्यादा विस्तारित रूप है आपके पास। ठीक है, तो ये इसका कहलाएगा क्षैतिज। और इसका ठीक उल्टा क्या कहलाएगा, देखो ए इज वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स आपके पास अब क्या क्या कब कहलाएगा, देखो वर्टिकली, यानी उसको वर्टिकली के रूप में बढ़ना है, जैसे ये क्षैतिज रूप में बढ़ना है इधर के लिए, उसको वर्टिकल। इसके कंडीशन क्या हो जाएगा, एम का मान एन से अधिक होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। ये कंडीशन है, इनको याद रखना, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से कोई वर्टिकल या कोई हॉरिजॉन्टल कराएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप मैंने कह दिया ए इक्वल टू, इस बार रो की संख्या ने बढ़ना, मैंने कहा 5 2 7 0 -1 3। अब जरा इसको देखिए, इसमें 1 2 और 3 तो पंक्तियाँ हैं और कॉलम कितने हैं 2, तो ये वर्टिकली बढ़ रहा है, मतलब बड़ा है आपके पास इस ओर आपके पास। ठीक है, तो ये तो क्या लाएगा आपके पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और ये क्या लाएगा क्या वर्टिकल मैट्रिक्स। बस ये एम और एन की वैल्यूज़ पे या एम व एन के जो मान आपके पास होंगे ना उन पे डिपेंड कर रहा है कुल मिला के। जब वो एम का मान 1 हो गया है किसी मैट्रिक्स के लिए, तो उस टाइम पर आपके पास क्या है आपके पास अगर एम का मान 1 था तो मैंने आपको बताया रो मैट्रिक्स, एन का मान 1 था तो कॉलम मैट्रिक्स, और इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स मैंने आपको ये बताया आपके पास। ठीक है, भले ये बुक में नहीं पर आपको आना चाहिए, सिंपल ही आ जाता, कुछ में आपके पास अलग से नहीं है। ठीक, तो ये आपके पास है वर्टिकल मैट्रिक्स एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपके पास। ठीक, अब आपके पास आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का टाइप, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने आपके पास पढ़ा था कि एक जो आव्यूह हम जिसकी बात करते हैं वो एक क्या है आयताकार विन्यास यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या कहा है, रेक्टेंगुलर। अब मुझे मालूम है कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का संबंध स्क्वायर से भी है, और स्क्वायर भी क्या होता है एक रेक्टेंगल ही होता है। तो अब ध्यान देने वाली बात, वहाँ पर आपके पास केवल पंक्ति और स्तंभ के बारे में बताया ना, यहाँ पर जो वर्ग आव्यूह है ना वो भी कुछ पंक्ति और स्तंभ से संबंधित होने वाला है। देखो किस प्रकार से, मैंने मान लिया एफ ए इक्वल टू ए आई जे बी गिवन मैट्रिक्स
मैंने कहा ये कोई आपके पास दिया हुआ आव्यू है ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर उसका जिसका ऑर्डर आपके पास है m क्रॉस n, तो मैंने क्या मान लिया उसका ऑर्डर क्या रहा है m क्रॉस n, तो ये स्क्वायर कहलाएगा। देखो देन A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके पास जो आव्यू A है वो कहलाएगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन हमारे रूप से है कि m इक्वल टू क्या होना चाहिए n। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास है कि आपके पास m इक्वल टू n होने का सीधा सीधा अर्थ है, इसका एक ही अर्थ है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। अगर किसी आव्यू में ऐसा है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है समान है, तो उस टाइम पर वो आव्यू क्या कहलाता है आपके पास वर्ग आव्यू कहलाएगा आपके पास। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए मैट्रिक्स है 2 0 1 और 2। देखिए इसमें दो ही पंक्ति और दो ही क्या है कॉलम। ऐसे ही आपके पास मैं ये भी लिख सकता था ए इक्वल टू 1, लो 1 क्रॉस 1, एक पंक्ति और एक कॉलम, ये भी तो हो रहा है आपके पास। ठीक है, ऐसे आपके पास मैंने कह दिया ए इक्वल टू, देखो इसको मैंने अंकों के स्थान पर उन अवयवों के रूप में लिखा तो ये हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये अवयवों के रूप में लिखा, तो इसमें देखेंगे तीन पंक्तियां और तीन ही क्या है कॉलम, तो ये क्या है 3 क्रॉस 3 का क्या है एक वर्ग आव्यूह आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कोई भी आपके पास आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा यदि उसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या हो जाए समान हो जाए। तो इसको हम कहेंगे जैसे ये है, तो इसको मैं कह सकता हूँ सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये द्वितीय कोटि का क्या है, ये क्या है तृतीय कोटि का, ये प्रथम कोटि का, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है सेकेंड ऑर्डर आपके पास, ये क्या है थर्ड ऑर्डर, ये आपके पास थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल सा आपके पास है आपके पास कि आव्यूह किसे कहते हैं आपके पास। ठीक है, कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, और वर्ग आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। ठीक है, अब ये आपके पास है, तो अगर मैंने कहा आपके पास इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, अब इसको कह सकते हैं देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है कि इस जब m और n दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो इस टाइम पर हम कहेंगे इसको, चाहे तो इसको m ऑर्डर का कहेंगे या n ऑर्डर का आपके पास कहेंगे। देखो देन a इक्वल टू ए आई जे, इसको मैं लिख सकता हूँ m क्रॉस m, क्योंकि दोनों ही बराबर, या चाहे आप n क्रॉस n का भी लिख सकते हो, पर अगर आपने m क्रॉस m लिखा है तो आपके पास कहलाएगा आपके पास a इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस m इज m ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है m कोटि का क्या है वर्ग आव्यूह। जैसे ये मैंने कहा ना, ये द्वितीय कोटि का, ये प्रथम कोटि का, ये तृतीय कोटि का। अब चाहे आप कहीं कहीं बुक में आप पढ़ोगे इसको n भी का लिखा होगा, चाहे m लिखो चाहे n लिखो, बात एक ही आपके पास, क्योंकि दोनों क्या है बराबर आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, यदि आपके पास वर्ग आव्यूह के अंतर्गत किसी आव्यूह के अंतर्गत क्या हो रहा है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो जाए, तो उस टाइम पर हम क्या कहते हैं आपके पास उस आव्यूह को कहते हैं वर्ग आव्यूह आपके पास। ठीक है, और आपके पास अगर कहा कि समान होकर वो m के बराबर हो गए हैं, ठीक है, रहेगा उस टाइम पर m ऑर्डर का वर्ग आव्यूह आपके पास। ठीक, तो वर्ग आव्यूह हमने पढ़ा आपके पास कि जिसमें m और n दोनों क्या हो जाए बराबर, यानी पंक्तियों व कॉलमों की संख्या। ठीक, अब वर्ग आव्यूह की एक प्रॉपर्टी आपको एज ए प्रॉपर्टी भी किसी के पास, देखो इसके पास एज ए प्रॉपर्टी या गुण भी कह सकते हैं आपके पास कि वर्ग आव्यूह की एक प्रॉपर्टी आपके पास है, वो है डायगोनल एलिमेंट का होना। अब डायगोनल एलिमेंट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यानी विकर्ण के अवयव आपके पास जिसे कहते हैं। ठीक है, तो डायगोनल अवयव की बात करें तो मान लो कि आपके पास इफ a इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n लिख दिया अगर, या m क्रॉस, आपने m क्रॉस m लिखा है तो मैं भी लिख रहा हूँ m क्रॉस m इज m ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ पर m क्रॉस m लिखा है तो मैं समझ जाऊंगा कि अगर क्योंकि पंक्तियाँ और कॉलम दोनों है ना, तो ये एक वर्ग आव्यूह है, और किस कोटि का है m कोटि का। तो मैंने कह दिया मान लो कि आपके पास क्या है a इक्वल टू ए आई जे क्या है m ऑर्डर का क्या है एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह आपके पास। ठीक है, तो मैंने इसको बना भी लिया, मैंने कहा आपके पास ये इस प्रकार से देखो A11 A12 A13 ऐसे चलते हुए a आपके पास m1m। ठीक, क्योंकि पंक्ति भी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से A21 A22
A23 ऐसे चलते हुए A2M, फिर A31 A32 A33 और चलते हुए A3M, और ऐसे में लास्ट में बच रहा होगा AM1 AM2 AM3 और ऐसे चलते हुए MM। तो ये आपके पास एक M आपके पास था। तो M कोटि का क्या है, वर्ग अवयव बना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ अवयव ऐसे हैं जिनके लिए I और J दोनों समान हो गए, I और J दोनों इक्वल हो गए आपके पास। देखो जैसे 1 1, ठीक है, जैसे ये 1 1 मैंने आपके पास देखा है A1 1, ऐसे ही A2 2 A3 3, इसी प्रकार से A4 4 A5 5, ऐसे ही क्या होगा AMM। तो ये जो एलिमेंट आपके पास बन रहे हैं, अब देखो जब अगर मान लो कोई वर्ग बन गया, मान लो एक वर्ग, इसमें दो क्या बनते हैं, विकर्ण बनते हैं। एक होता है इस शीट से इस शीट को मिलाने वाला, तो ये वाला जो आपके पास है, ये आपके पास मेन डायगोनल कहलाता है आपके पास इस केस में। तो जहाँ पर I इक्वल टू जे होता है, जिन एलिमेंट्स के लिए फॉर एवरी AIJ आपके पास इफ I इक्वल टू जे क्या हो जाए, I क्या हो जाए, J के बराबर हो जाए, मतलब I और J दोनों के मान बराबर हो जाएं, तो उस टाइम पर AIJ जो आपके पास प्राप्त हो रहे हैं वो कहलाते हैं इज डायगोनल एलिमेंट्स। वो आपके पास कहलाएंगे क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब आपके पास सिंपल सा है कि वो आपके पास कहलाते हैं विकर्ण के अवयव या विकर्ण अवयव कहलाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके पास जिन अवयवों के लिए I और J दोनों मान बराबर हो जाए, तो देखो, तो आपको मालूम है क्योंकि हम वर्ग की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अब वर्ग आपके पास है तो एक रेक्टेंगल ही है, और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास क्या होता है, उसमें विकर्ण भी होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण जो आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास वैसे दो विकर्ण आपके पास है, मैं कहूँ तो आपके पास विकर्ण ये भी है, इधर की ओर का भी विकर्ण होना था आपके पास, ठीक है। पर ये जो है ये सेकेंडरी और ये क्या है, प्राथमिक, यानी ये मेन डायगोनल कहलाता है, ये कहलाता है मेन डायगोनल। और हम जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, उसमें अगर विकर्ण की बात करें तो हम इसी मेन डायगोनल की बात करेंगे आपके पास, ठीक है। तो इस टाइम पर कि ऐसे एलिमेंट्स जैसे हम AIJ फॉर विच, जिनके लिए कि आपके पास क्या है, I इक्वल टू क्या हो जाए J, जिनमें I और J क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब जिसके लिए I और J का मान क्या है, समान है, वो क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। वो आपके पास क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे आपके पास A11 A22 A33 और ऐसे चलते हुए लास्ट रहा होगा AMM। ये क्या है आपके पास, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऐसे वर्ग पर ये होंगे किसमें, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमारे पास डायगोनल मिलने वाला है, अन्य आपके पास जो रेक्टेंगुलर होंगे, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो उसमें हमारे पास ये मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए अनिवार्य रूप से आपके पास क्या होना चाहिए, उसमें एक वर्ग अवयव होना चाहिए, उसी में आपके पास क्या मिलेगा, विकर्ण मिलने वाले आपके पास, ठीक है। अब ये जो विकर्ण के अवयव हैं, इनकी अलग अलग स्थितियों के हिसाब से मुझे वर्ग अवयव भी क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो वर्ग अवयव तो मेन टॉपिक है। अब वर्ग अवयव पर ही कॉन्सेप्ट पे ही बेस करता है आपके पास आगे के कुछ और प्रकार, वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपके पास। तो टाइप्स में मैंने आपको वर्ग अवयव बता दिया है, और वर्ग अवयव के अंतर्गत मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट्स। अब जो वर्ग अवयव और डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, उसी पर आधारित आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल है, अब मुझे मालूम है डायगोनल यानी विकर्ण जो है वो हमेशा वर्ग अवयव में होता है। क्या होता है, वर्ग अवयव में। देखो पास, तो मान लो इफ A इक्वल टू AIJ M क्रॉस M, अगर मैंने लिख दिया है कि M क्रॉस M है, तो आप समझ जाओगे कि क्या ये एक वर्ग अवयव है, किस कोटि का, M। तो मैं फिर भी लिख रहा हूँ बस, इज M ऑर्डर्ड, M कोटि का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बस क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर दिया है। और इस प्रकार से देखो, अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये इसमें कुछ एक स्पेशल केसेस आपके पास आने वाले हैं। देखो इस प्रकार से है कि पहला केस, AIJ इज नॉट इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान देना, AIJ का मान यानी जो अवयव है, ये क्या मैंने आपको बताया, जनरल एलिमेंट को सभी अवयव को निर्मित करता है, इसका मान शून्य नहीं है फॉर एवरी I इज इक्वल टू J। अब थोड़ा ध्यान देना, यानी कहने का अर्थ क्या है कि आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है I इक्वल टू J, ये आपके पास निरूपित करता है डायगोनल एलिमेंट्स को,
आई बराबर जे है, मतलब डायगोनल, यानी डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है। और दूसरा आपके पास है और अन्य सभी अवयव क्या हो जाए शून्य, फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे। तो ध्यान देना, अगर किसी m कोटि के वर्ग अवयव के लिए कंडीशन क्या आ रही है कि विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है और अन्य क्या है, सभी शून्य है। यानी एक बार सिंपल सी बात है कि आप ऐसे लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट अदर देन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। अब थोड़ा ध्यान देना, ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए क्या हो जाए कि प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, किसको छोड़ के, केवल विकर्ण के अवयवों को छोड़कर। देखिए ये तो हो गया विकर्ण के अवयव, वो शून्य नहीं है, पर जब विकर्ण का अवयव नहीं है तो क्या हो जा रहा है, आपके पास उसका मान क्या हो जा रहा है, अन्य अवयव क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास, जैसे एग्जाम्पल के रूप में तो आपके पास कहेंगे तो इस टाइम पर देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, उस टाइम पर ए क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कह दिया, देखो 2 3 0 और 0। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 का, से पहले देखो वर्ग अवयव है कि नहीं है। अब विकर्ण के अवयव देखो, क्या वो शून्य है, नहीं वो शून्य नहीं है, पर अन्य सभी क्या है, शून्य है। इसी प्रकार से मैंने कहा a इक्वल टू 3 5 7 0 0 0, ये तृतीय कोटि का वर्ग अवयव। ये क्या है, तृतीय कोटि का वर्ग अवयव। इसमें देखें, अगर ये वर्ग अवयव तो विकर्ण के अवयव होंगे, तो सीधे देखना विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव कोई भी शून्य नहीं है। देखो कहा ना, वो शून्य नहीं होना चाहिए, पर अन्य सभी क्या होना चाहिए, ये विकर्ण के अवयव नहीं है ना, यानी क्या होने सारे सारे शून्य। तो इस प्रकार का जो अवयव होता है वो कहलाता है आपके पास क्या, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब ये तो हो गया। इसी पे आधारित आता है आपके पास, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो वो आप समझ आओगे। वो आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। इसे कहते हैं अदिश मैट्रिक्स। इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे। देखो ये आपके पास है अदिश अवयव। अब आप समझना जरा कि आपके पास मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मैंने कहा इफ a इक्वल टू ए आई जे इज m ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये m कोटि का क्या है, एक वर्ग अवयव मैंने कहते, ठीक है। इस प्रकार से अब कंडीशन तो लगभग सेम है, इन दोनों की कंडीशन एक जैसी होगी, पर कंडीशन में क्या है, देखो पहले उसमें कहा था कि डायगोनल एलिमेंट को शून्य नहीं होना है और अन्य को शून्य होना है। अन्य को शून्य होने वाला केस तो यहाँ पर भी है, पर इस केस में डायगोनल एलिमेंट को कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है। क्या दे दी, कांस्टेंट, फॉर एवरी आई इक्वल टू जे। यानी जो डायगोनल एलिमेंट थे, जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो आपके पास क्या हो गए हैं, वो उनकी वैल्यू, यहाँ पर तो कहा कि शून्य नहीं होना है, पर यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है कि उनको क्या होना है, उनको होना है कोई कांस्टेंट के, उनको क्या होना है, कोई कांस्टेंट के। और अन्य सभी अवयव क्या हो जाएंगे, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई इज नॉट इक्वल टू। यानी विकर्ण के अवयव जो होंगे, जैसे इसमें विकर्ण के अवयव को शून्य नहीं होना था और अन्य सभी का शून्य। इस बार मैंने क्या कहा कि विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, शून्य तो नहीं होने हैं, पर वो एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएं। वो क्या हो जाए, कांस्टेंट के बराबर हो जाएं, तो हम क्या कहलाएंगे, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल भी देखिए आपके पास। तो स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिए, मैंने कहा दिया ए इक्वल टू, देखें 2 क्रॉस 2 को बनाना, मैंने कहा कि कांस्टेंट हो जाए, मतलब 5 5 विकर्ण के अवयवों को एक कांस्टेंट के बराबर होना है और अन्य सभी अवयवों को क्या होना है, आपके पास ये 2 क्रॉस 2 का क्या था, एक स्केलर मैट्रिक्स। अगर देखें तो विकर्ण के अवयव सेम आ रहे हैं किसी कांस्टेंट के बराबर, अन्य क्या जा रहा है 0। जैसे मैंने कहा ये 2 क्रॉस 2 का था, तो मैंने एक और ले दिया एग्जाम्पल, -3 0 0 0 -3 0 0 0। तो देखिए ये 3 क्रॉस 3 का एक स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं कहता क्या ये वर्ग अवयव है, बिल्कुल है, वर्ग अवयव तो है ही, पता चल रहा है 3 पंक्ति 3 कॉलम है, ठीक। अगर मैं कहूँ कि ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट शून्य नहीं है और अन्य सभी क्या है, शून्य है, ठीक। अगर मैं कहता कि क्या ये स्केलर है, तो ये स्केलर भी है, क्योंकि जो डायगोनल का एलिमेंट है वो एक कांस्टेंट के बराबर भी हो गए हैं, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी लेते हुए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है आपके पास, जो कि आगे बहुत काम आने वाला है। तो वो आपके पास कहलाता है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे कहते हैं एकांक या तत्समक, इसे कहते हैं, या तो इसके हिसाब से तो जाएगा इकाई भी कह सकते हैं, इकाई, या हम कहते हैं इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसको यूज़ होता है, तत्समक अवयव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा, उसके बाद हमने स्केलर पढ़ा। अभी ये जो कांस्टेंट जो आपने किया था ना, वो उसके हिसाब से देखो डेफिनेट, अब वर्ग अभी थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, देखो मैंने कहा इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज एम ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एम कोटि का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस प्रकार से अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये वर्ग अवयव है तो इसमें विकर्ण के अवयव होंगे, तो विकर्ण के अवयव, पहला केस ए आई जे, अगर ये विकर्ण के अवयव हैं तो मैंने कहा था, देखो जब मैंने आपको कहा कि आपके पास विकर्ण अवयव है तो विकर्ण अवयव के केस में उसको शून्य नहीं होना है, ठीक। फिर मैंने कहा स्केलर अवयव है तो उस टाइम पर स्केलर हो जाना है, मतलब इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट के बराबर। पर जब मैं यूनिट की बात करता हूँ तो ये कुछ और नहीं, क्या होता है, कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू जाती है 1, कितनी जाती है 1, फॉर एवरी आई इज नॉट इक्वल टू आई इक्वल टू जे। यानी डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे 1, और अन्य सभी क्या प्राप्त हो जाएंगे, आपके पास अन्य अवयव क्या हो जाएंगे 0। अब वही आपके पास, जैसे मैंने कहा, जैसे एग्जाम आपके पास इससे पहले जो मैंने आपको बताया स्केलर, तो स्केलर के केस में आपके पास कौन जो विकर्ण के अवयव फिक्स हो गए हैं, बराबर हो रहे हैं। अगर मैं उसको और फिक्स करते हुए मैंने कह दिया वो कांस्टेंट के से हटके क्या हो जाए 1 हो जाए, क्या हो जाए 1, विकर्ण के अवयव 1 और अन्य सभी क्या हो जाए 0, तो वो क्या कहलाता है आपके पास उस टाइम पर, वो जो वर्ग अवयव होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा आपके पास, देन ए इक्वल टू ए आई जे इज एम ऑर्डर्ड, ये कहलाएगा एम ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये, साथ में आपके पास कहलाएगा ये एम ऑर्डर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको कभी कभी डिनोट करते हैं आई के द्वारा भी, आई और यहाँ पर सबसे डिनोट करते हैं एम। जैसे मैंने कह दिया आई, एग्जाम्पल बता रहा हूँ 1, क्योंकि डायगोनल का एलिमेंट भी वही है, अन्य अवयव तो वही है आपके पास, ठीक है। तो ये प्रथम कोटि का, इसको लिखेंगे ये 1 क्रॉस 1 का है। ऐसे ही लिख सकते हम आई 1 1 और अन्य सभी 0। फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ पास आई 1 0 0 0 1 0 0 1। ये देखिए विकर्ण के अवयव सभी क्या हो रहे हैं 1 हो जा रहे हैं, अन्य सभी क्या हो जा रहे हैं 0। तो ये इस प्रकार से ये प्रथम कोटि का है तो इसको हम लिख सकते हैं आई के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, और ये द्वितीय कोटि का तो आई के नीचे 2 भी लिख सकते हैं, और इसके नीचे ये तृतीय कोटि का तो क्या लिख सकते हैं आई के नीचे 3। तो ये सारे के सारे क्या हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, यूनिट मैट्रिक्स के, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके पास है। इसके अलावा आपके पास होता है शून्य सदिश, शून्य अवयव। शून्य अवयव है तो उसको कहेंगे क्या कि आपके पास क्या हो जाए, जब सारे के सारे अवयव क्या हो जाते हैं किसी अवयव के शून्य हो जाते, क्या कहलाएगा शून्य अवयव कहलाएगा। देखिए किस प्रकार से आपके पास शून्य अवयव, नाम से पता चल रहा है शून्य मतलब जिसके सभी अवयव क्या हो जाएं 0। इफ ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाए 0 फॉर एवरी आई एंड जे बिलोंग्स टू, या आप इसी से कैसे, तो आपको देखो सिंपल सी बात है, शून्य अवयव मतलब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। अगर आपके पास प्रत्येक जो अवयव है, जो प्रत्येक अवयव है वो क्या हो जाए शून्य हो जाए, तो क्या कहलाता है आपके पास उस टाइम पर वो आपके पास क्या कहलाएगा शून्य अवयव। जैसे हम अधिकतर ओ के द्वारा या 0 के द्वारा निरूपित करते हैं, ये हो जाएगा जैसे मैंने कह दिया एक ही एलिमेंट था, या आप किसी भी कोटि का हो सकता है। ये देखो ये 2 क्रॉस 3 का हो गया। इस प्रकार से आपके पास यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य हो रहे हैं तो क्या कहलाता है आपके पास 0 मैट्रिक्स, ठीक। तो ये सिंपल सा आपके पास है, आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी कई टाइप आपके पास है, जिसमें जैसे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, देखो लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप देखिए किस प्रकार से ही हो जाएगा। मैं इस शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास किताब में नहीं, पर फिर भी बता रहा हूँ। देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इसको अपर ट्रायंगुलर, क्यों इसको हम लोअर ट्रायंगुलर करें। देखिए तो ये मैंने दो वर्ग अवयव बनाए हैं, दोनों के दोनों तृतीय कोटि के हैं। देखिए थर्ड ऑर्डर के हैं तीनों, ठीक है, दोनों के दोनों, ठीक, ए और बी। पर इसमें और इसमें थोड़ा सा अलग, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें नीचे की तरफ जो अवयव हैं वो शून्य नहीं है, जबकि क्या है इसके ऊपर वाले अवयव हैं शून्य। ये कहलाता है आपके पास लोअर ट्रायंगल, लोअर की ओर ट्रायंगल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, कहलाता है अपर ट्रायंगुलर। अब ये इस प्रकार के जो अवयव होते हैं क्या कहलाता है, इन्हें, ये तो आपका हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये कहलाएगा आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब कंडीशन देखें तो सिंपल सी है। इसमें देखो विकर्ण के अवयवों के नीचे वाले जो है, नीचे वाले मतलब, अब जैसे मैं कहूँ नीचे वाला मतलब इसकी पोजीशन जो है वो है 2 1 3 1 और 3 2, यानी एक बार देखो ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई। जब क्या हो रहा है, आई क्या हो रहा है, देखो इसमें इस केस में नीचे वाले में आई क्या हो जा रहा है, बड़ा जे। आई किससे बड़ा है, जे से बड़ा है, या बराबर भी तो हो सकता है, बराबर में भी शून्य नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो ये कंडीशन है किसकी, इसके लिए। और पहला केस तो ये, दूसरा अन्य क्या होने चाहिए, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई इज लेस देन जे। आई का मान जहाँ पर क्या हो रहा है, जे से कम हो जा रहा है, वहाँ पर क्या हो जा रहा है, 0। देखो यहाँ पर था पोजीशन 1 2, तो जे का मान बड़ा है ना, यहाँ पर क्या है 1 3, जे का मान बड़ा है, तो इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से ठीक उल्टा क्या होता है इसका, इसके लिए पहला हो जाएगा ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई लेस देन इक्वल टू जे, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई ग्रेटर देन जे। तो ये इस प्रकार से आपके पास आप समझ जाओगे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगल, ठीक। तो ये था आपके पास कुछ प्रकार, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप्स आपके पास थे मैट्रिक्स के। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेशंस। इन मैट्रिसेस में जब ऑपरेशन लगेंगे, यानी इनका एलजेब्रा, यानी हम उसका मैट्रिक्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये आपको आ जाना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है इनके ऑपरेशन, या मैं कहूँ तो मैट्रिसेस का एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम पढ़ेंगे क्या, इन मैट्रिसेस का एडिशन, अब एडिशन आ जाएगा तो सब्सट्रैक्शन भी आ जाएगा, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, और साथ में मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा आपके पास, ठीक। तो एक बार इसको दोबारा पढ़ें, जो आपके पास बुक में है उनको तो ज़्यादा ध्यान से, बाकी अन्य भी अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं आपके पास, ठीक। ओके।